तो हेलो दोस्तों, एनडीए बाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए न्यू इंटरेस्ट टॉपिक पर। तो आज आपका कम से कम ये 30 मिनट का लेक्चर है और 30 मिनट से ऊपर भी जा सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही लाजवाब डेरिवेशन है। आज का डेरिवेशन रहेगा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा ज्ञात करना। उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस और वेलोसिटी एक ही डेरिवेशन में फाउंड आउट कर दी थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा ज्ञात करना, जो कि कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है आदि प्राप्त होती है। और हमें क्या निष्कर्ष निकालना है वो भी मैं पहले बता देता हूँ। तो हमें निष्कर्ष निकालना है, ये निष्कर्ष निकालना है कुल ऊर्जा हाफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलेगा लास्ट में आगे पूरे डेरिवेशन का। और ये बहुत ही लाजवाब डेरिवेशन है और बहुत ही सबसे बड़ा डेरिवेशन है। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए इस क्लास को चालू करता हूं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की कच्ची ऊर्जा देखो, ये हो गया आपका क्या, परमाणु। परमाणु का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियर। ठीक है, जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होती है, बराबर प्राप्त होती है। ये होती है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज। अब मैं लैंग्वेज को लिख करके आपको डेरिवेशन आगे बढ़ाता हूं और डेरिवेशन को आगे सिखाता हूं। तो देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए थ्योरी लिख दी है। थ्योरी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग के क्या होती है, बराबर प्राप्त होती है। अब मैं डेरिवेशन को आगे स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, वही इलेक्ट्रॉन की कुल कक्षीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल कक्षीय ऊर्जा किसके योग के बराबर प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर में गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक कुल में गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की क्या बराबर प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर। अब टोटल ऊर्जा निकालनी है हमको, टोटल एनर्जी निकालनी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर प्राप्त होती है। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, तो वो एक समान वृत्तीय गति करेगा। ठीक है, यानी वृत्तीय गति के रूप में चक्कर लगाएगा सर्किल के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो वो एक समान वृत्तीय गति के लिए एक समान वृत्तीय वृत्तीय गति के लिए एक समान वृत्तीय गति के लिए वही दो बल आवश्यक, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्लियर। अभिकेंद्रीय बल बराबर में अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, एफ ई लिख देता हूं मैं। ठीक है, या मैं एफ पी भी लिख देता हूँ, एफ पी लिख देता हूँ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, या मैं सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद अभिकेंद्रीय बल केंद्र से परे की ओर लगता है, तो इसका फॉर्मूला अभिकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, आर। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। यदि मैं इसे ई से लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एफ ई। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा। यदि मैं इसको नाम दे दूं समीकरण नंबर सेकंड, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर। दोबारा से, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के क्या बराबर प्राप्त होती है? कुल ऊर्जा इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्या है बराबर है। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैंने एक समान वृत्तीय गति के लिए, क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक समान वृत्तीय गति से चक्कर लगाता है बी वेग से, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से परे की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल F बराबर में mv स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। मैंने केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल ही यूज किया है। यहाँ तक क्लियर? Fe बराबर में mv स्क्वायर अपॉन में r, समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Fe क्या है? आपका विद्युत बल है। क्या है? विद्युत बल है, ठीक है। Fe आपका क्या है? विद्युत बल। विद्युत बल बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूँ, के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? Q1 और Q2, Q1 पहला आवेश, Q2 सेकंड आवेश, और R दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का होल स्क्वायर। और फोर्स यानी विद्युत बल दूरी के क्या होती है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, क्योंकि ये बट्टे में संख्या है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो Q1 आपका क्या होता है? Q1 को मैं नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q1 का होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया E। इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की? 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। यहाँ तक क्लियर? यदि वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ रही हो तो कैमरा मेरे पास ऐसा ही है, आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना, ओके, ताकि बेहतर से बेहतर समझ में आ पाए, ठीक है। अब देखो Q2 क्या होता है? Q2 होता है नाभिक पर आवेश, न्यूक्लियस पर आवेश, ठीक है, नाभिक पर चार्ज। मैंने इसको नाम दे दिया ZE, ZE से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो Q1 की वैल्यू हो गई, Q2 की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या रखना है? समीकरण इसमें रखना है। Fe की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो देखो Fe की वैल्यू निकालने के लिए Q1 और Q2 की हमें वैल्यू रखनी होगी। तो Fe बराबर में के ई और ZE स्क्वायर अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर थर्ड। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एकदम क्लियर? वॉइस वॉइस क्लियर एकदम? मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाज भी क्लियर होगी। अब देखो मैं इसको यहाँ से रब करूंगा और तब इस डेरिवेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक मिनट, एक और मैं स्टेप यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। अब देखो समीकरण 2 और 3 का हम तुलना कराएंगे, क्योंकि समीकरण 2 Fe और Fe इक्वल हैं, क्योंकि Fe की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा और R से R यहाँ पर टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से वही के ZE स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर में MB स्क्वायर अपॉन में क्या है? आर, आर से आर कैंसिल, बराबर में क्या बचा? तो वैल्यू बची आपकी। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो के ZE स्क्वायर अपॉन में आर बराबर में यहाँ पर क्या बचा? MB स्क्वायर। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फोर्थ। यहाँ तक क्लियर? अब मैं इसको रब करता हूँ, तब आगे इस डेरिवेशन को बढ़ाता हूँ। कृपया इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तो अब देखो यहाँ से आगे मैं डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से आगे मैं क्या करूंगा? MB स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा R से, तो ये हो जाएगा MB स्क्वायर इंटू में R बराबर में के ZE स्क्वायर। यदि मैं इसको समीकरण 4 यहाँ नाम देकर मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इसका समीकरण नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर शोभा देगा। अब देखो हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो वही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिंपल सा हाफ MB स्क्वायर या 1/2 MB स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर। अब देखो एम बी स्क्वायर है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी है। थोड़ा यहाँ पर लाइट ज़्यादा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर या 1/2 एम बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और समीकरण 4 है आपका एम बी स्क्वायर इंटू आर बराबर में के जेड ई स्क्वायर। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा उससे नीचे जस्ट लाइन है आपकी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल बट्टे 1/2 एम बी स्क्वायर। अब देखो यदि 2 का गुणा इससे कराएं काइनेटिक एनर्जी का, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर में एम बी स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं एम बी स्क्वायर की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी यानी 2k की वैल्यू कितनी आ रही है एम बी स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से तुलना करने पर, अब देखो एम बी स्क्वायर यहाँ पर है। यदि मैं एम बी स्क्वायर की वैल्यू इसे रख दूं यहाँ पर तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू में क्या है, क्योंकि एम बी स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर उठा के धरी है, ठीक है। और इनटू में क्या है आपका आर बराबर में क्या है के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैं इसका एक बार रिवाज कराता हूँ। कहाँ से, यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल एम बी स्क्वायर का गुणा मैंने या मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है आर से। तो यहाँ पर समीकरण आ गया आपका एम बी स्क्वायर इंटू आर इक्वल में के जेड ई स्क्वायर। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, बोले तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए उसका हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर या 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यदि मैं 2 का गुणा काइनेटिक एनर्जी से कराऊंगा या के ई से कराऊंगा तो 2 के ई इक्वल एम बी स्क्वायर, जो कि समीकरण नंबर 5 हो जाता है। अब देखो एम बी स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों में सेम है, तो क्यों ना मैं एम बी स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण में रख देता हूँ 4 में। तो देखो मैंने एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर उठा के धर दी है। देखो 2 के ई इंटू में आर इक्वल के जेड ई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, जो कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r निकल करके आ गई है, जिसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 6। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। उससे पहले आप एक और बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस स्लाइड को रफ करूंगा। अब देखो मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ अपने डेरिवेशन को। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई, ठीक है। तो मैं पीई लिख लेता हूं यहां पर, और माइनस का के Q1 Q2 लिख लेता हूं, के Q1 Q2 अपॉन में क्या है आर। यहां तक क्लियर। अब देखो ये समीकरण हमने यूज क्यों किया है, ये समीकरण हमने इसलिए यूज किया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है v वेग से, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, तो वहां पर कौन सी टर्म यूज की जाती है, माइनस का चिन्ह यूज किया जाता है, ठीक है। और मैंने ये क्यों यूज किया है समीकरण के लिए, क्योंकि हमारे डेरिवेशन पूरा निकल करके आ जाए। अब देखो इसका खेल आगे कैसे करेंगे हम, और वो आपको 12th फिजिक्स के फर्स्ट भाग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आपको प्रूफ दूंगा क्यों लिया जाता है। वैसे माइनस चिन्ह अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप नेगेटिव वे में इसे मत लेना, नेगेटिव सोचना है नहीं है, क्योंकि आपको ये टर्म याद करनी पड़ेगी, राजी नहीं तो गैर राजी, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, पॉजिटिव ख्याल आने चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। पीई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल माइनस का के Q1 Q2 बट्टे आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और आर हमने स्क्वायर नहीं लिया है, सिर्फ आर लिया है, क्योंकि ये सेटलमेंट हो पाए आपका डेरिवेशन। तो देखो सेटलमेंट कैसे करना है देखते जाइए। Q1 और Q2 की वैल्यू क्यों ना मैं इससे यूज कर लूँ E और ZE, ठीक है। तो देखो पीई बराबर में माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आर।
मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 7। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली है, E और ZE। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा आ गई है और गतिज ऊर्जा आ गई है। अब हमें क्या याद करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है और टोटल एनर्जी आपकी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं इस स्टेप को खत्म करूंगा, इस स्टेप को, क्योंकि ये स्टेप हमारे कोई भी काम का है नहीं है, तब ये डेरिवेशन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। अब देखो मैं यहाँ से आगे क्या करूंगा, देखते जाइए मैं क्या खेल खेलूंगा। समीकरण 7 और समीकरण 6 के मान को मैं रखूंगा समीकरण फर्स्ट में। 6 व 7 के मान को समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट, टोटल एनर्जी इक्वल में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, बोले तो 2r। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या है 2r, प्लस का चिन्ह प्लस है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या है आर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से कॉमन लूंगा कितना, पहले मैं इसको क्या करा देता हूँ, चिन्हों को सेटलमेंट कर देता हूँ। के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या है r। ठीक है, अब देखो मैं कॉमन लूंगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r और के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r कॉमन ले रहा है तो ले लेते हैं। तो E बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r, यहाँ पर कितना बचा 1/2, यहाँ पर कितना बचा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कॉमन लेना आना चाहिए आपको, कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। अब देखो आप भिन्न करना जानते होंगे, लासा लेना जानते होंगे, तो दो दो से दो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपका 1 - 2, तो 1 - 2 अपॉन में क्या बचेगा 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ई बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या है आर, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा माइनस का 1/2। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या है 2r, कितना आएगा 2r। अब देखो मैं यहाँ से आगे कैसे हल करूंगा इसको, एक बार इसको भी देख लें, दोबारा से मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा, आपको के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r इस समीकरण में से कोई सा समीकरण दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। यदि आपको दिख रहा है तो देख लो जल्दी से जल्दी, टाइम देता हूँ आपके लिए 5 सेकंड का, जल्दी देखो फटाफट मिनट में। नहीं दिखा मुझे पता है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आप हो रहे हैं इस न्यूमेरिक वैल्यू 2 से। अब देखो इस न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ से 2 को खत्म कर देते हैं हम, मैंने 1 मिनट के लिए मतलब 1 सेकंड के लिए ये खत्म कर दिए। ठीक है, अब देखो अब दिख रहा होगा आपको ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू दिख रही है आपको समीकरण नंबर इसमें, तो देखो सेम वैल्यू है, सेम सेम है बिल्कुल, और यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, अब देखो ये सेम वैल्यू है और यहाँ पर पहले क्या लिख रहा था 2r, यदि मैं 2 को कैंसिल कर दूं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कैंसिल नहीं थोड़ी देर के लिए, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है पीई, बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू। अब मैं इसे लिख सकता हूं डायरेक्ट फाइनली, पीई है, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं इसे 1/2 पीई, और टोटल एनर्जी कितनी आ गई ई बराबर में हाफ पीई, और यही मुझे सिद्ध करना था। टोटल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है आधी होती है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, कुल गतिज ऊर्जा निकालने के लिए मैंने 2 समीकरण सिद्ध किए हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की मैंने वैल्यू निकाली है। वैल्यू निकालने के लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट में दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। आपको भिन्न जोड़ घटाव करना आता होगा, मैंने लासा ले लिया है, लासा लेके मैंने कॉमन लिया था, फिर लासा लिया था, उसके बाद मैंने 2 लिया, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, उसके बाद 2 का इंटू 2, 1 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस के जाना है और प्लस के कम है, तो माइनस का 1/2 बचेगा, उसके बाद मैंने इसका इंटू इससे करा दिया है, उसके बाद माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन में क्या है 2r। यदि मैं इसे थोड़ी देर के लिए मतलब 2 को खा जाऊं या कैंसिल कर दूं तो ये समीकरण इससे मैच करता है, इसलिए हम पीई ले लेते हैं, और यहाँ पर प्लस में 1/2 बचा और पीई वहां से उठ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इक्वल में हाफ पीई, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी प्राप्त होती है। आप कॉपी में नोट कर लें, दोबारा बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी प्राप्त होती है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर? ये हुआ आपका पूरा डेरिवेशन। अब मैं इससे आगे एक और डेरिवेशन समझाऊंगा इसी क्लास में, ठीक है? जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो, यदि आप ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट इस वैल्यू को हल करें तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीई और यहाँ पर भी क्या है, पीई। यदि आप यहाँ पर भी इसे हल करेंगे तो कर सकते हैं, के की वैल्यू रख सकते हैं, आर की वैल्यू रख सकते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम पूरी वैल्यू को हल करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू डी, मतलब 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगी के की वैल्यू। जेड की वैल्यू कोई होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात 19 माइनस का, ठीक है? उसके बाद आर की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या मैंने निकलवाई थी और मैंने सॉल्व भी करने के लिए कहा था, तो उसकी वैल्यू होती है फाइनल 0.53 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10, ठीक है? इन वैल्यू को पुट कर दो, फाइनली ऊर्जा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यदि आप यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे और डायरेक्ट इसको लेकर के आ जाएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे में से अंक देगा। ये 100% मेरी गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर लिख लेना, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस डेरिवेशन को मैं पूरे को रफ करता हूँ। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, मतलब डेरिवेशन है, तो उसकी वैल्यू आती है माइनस का 13.6। हमें निकालनी है, वो सिद्ध करनी है कैसे आई थी। और यदि आप इसे पूरे को हल करेंगे तो देखो, हल करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो मैं बता देता हूँ। तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 21.8 गुणा 10 की घात 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। पहले से टिप के आया हूँ, यानी पहले से याद है। तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा आपका टोटल ऊर्जा इक्वल में माइनस का 21.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। जेड परमाणु क्रमांक की वैल्यू होती है, एन पूर्णांक संख्या होती है। आपको न्यूमेरिकल में बाई का देखने को मिलेगा, मतलब वैल्यू देखने को मिलेंगी, वैल्यू इसमें पुट करना और डायरेक्ट टोटल एनर्जी निकाल देना। लेट टोटल एनर्जी, मेरा मतलब टोटल एनर्जी, ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया आपका डाउट। अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखो, आपका न्यूमेरिकल है एक कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की वोल्टता ज्ञात कीजिए। यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये एक डेरिवेशन के रूप में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और इससे एक वैल्यू आती है और उससे वैल्यू का यूज करके हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है और पूछी भी जाती है। माइनस का 13.6 लगभग वैल्यू आएगी, ठीक है? तो देखते जाइए। अब मैं आगे इसको सिद्ध कर रहा हूँ। देखो, हमने क्या निकालना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की वोल्टता ज्ञात करनी है। हमने अभी सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन की कुल कक्षीय ऊर्जा कितनी आई थी। इलेक्ट्रॉन की कुल कक्षीय ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी माइनस का 21.8 गुणा 10 टू दी पावर 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्टता के लिए ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 टू दी पावर 19 जूल। यहाँ तक क्लियर? क्लियर यहाँ तक? यानी इलेक्ट्रॉन वोल्टता के लिए हमें ज्ञात करना है, क्लियर? उसके बाद क्या करना है, हमें एक जूल के लिए निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट था यानी जूल के लिए निकालना है। यदि हम एक जूल की वैल्यू निकालेंगे तो वही एक जूल डिवाइड 1 में 1.6 गुणा 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 19, ठीक है? अब देखो, यदि 5 पेन की कीमत 25 रुपये है तो एक पेन की कीमत 25 बट्टे क्या आ जाएगी, 5। यानी एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, 5। यदि 5 पेन की कीमत 25 रुपये है तो हमें एक पेन के लिए 25 बट्टे 5 करना होगा, तभी एक पेन की कीमत कितनी आएगी, 5 निकल करके आएगी। इसी के लिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू दी पावर 19 माइनस का जूल, एक जूल के निकालेंगे तो 1 में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, ये आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, कुल ऊर्जा माइनस का 21.8 गुणा 10 टू दी पावर 19 जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आता है, एन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, यहाँ से आगे मैंने क्या करना होगा,
ऊर्जा माइनस का 21.8 गुना 10 की घात माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? जूल की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, जूल की वैल्यू को। तो देखते जाइए, टोटल एनर्जी माइनस का 21.8 10 टू दी पावर माइनस का 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, 1 जूल की वैल्यू पुट करेंगे वहां पर, तो 1 अपॉन में 1.6 गुणा 10 टू दी पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कैंसिल और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, एक का होल स्क्वायर एक आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी टोटल माइनस 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू। यहां तक क्लियर? दोबारा से देखो, मैंने क्वेश्चन लिया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की वोल्टता ज्ञात कीजिए। मैंने अभी निकाला था इलेक्ट्रॉन की कुल कच्ची ऊर्जा की वैल्यू, जो होती है माइनस का 21.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है वो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। हमें 1 जूल की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 5 पेन की कीमत 25 रुपए, तो 1 पेन की कीमत निकालने के लिए 25/5 करना होगा, तभी 1 पेन की कीमत क्या आएगी? 5 आएगी। उसी के हिसाब से 1 जूल की वैल्यू ये आ गई, और जूल की वैल्यू मैंने इसमें पुट की, मैंने काटा और काट पीट की, 1.6 को गुणा इसमें देंगे तो 13.6 आएगी। यदि आप मोबाइल से कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। उसके बाद फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। यदि हमें जेड गायब करना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक होता है। जेड की वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है? एक होता है। परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसके बाद टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है आपका डेरिवेशन के रूप में एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। ये तो अभी चल रहा है। तो यहाँ तक आपका ये होता है टॉपिक क्लियर। अब मैं आगे टॉपिक की बात करूंगा, जो भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें यानी एनर्जी 1 का मान निकालना है, या एनर्जी 2 का मान निकालना है, या एनर्जी 3 का मान निकालना है, वो इसी में हम बात करेंगे। ये को डेरी मतलब छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको अभी हम सॉल्व करते हैं अभी के अभी, ठीक है। अब देखो, आपका अगला क्या रहेगा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर ज्ञात करना। दोबारा से हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर ज्ञात करना। अब ये खत्म होने वाला है, इसी की अब देखभाल करनी पड़ेगी मुझे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर ज्ञात करना, ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये और उससे पहले मैंने कराया था, जो कि माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी वैल्यू आई थी। उसी के आधार पर ये सॉल्व होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या ज्ञात करना? ऊर्जा स्तर ज्ञात करना। तो हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा मैंने कितनी निकाली थी? कुल एनर्जी निकाली थी मैंने ई बराबर में माइनस का 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एक एक के लिए ज्ञात करना है, तो पहले ऊर्जा स्तर के लिए ज्ञात करते हैं। पहले ऊर्जा स्तर के लिए, पहले ऊर्जा स्तर के लिए आप लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ ताकि ये भी बच पाए और आपका काम भी हो जाए। तो पहले ऊर्जा स्तर के लिए हम करेंगे एन बराबर में एक, एन बराबर में एक, ठीक है। एन की वैल्यू हम इसमें एक रखेंगे, तो ई वन का मान आ जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक का डिवाइड इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरे के लिए हम बात करेंगे, दूसरे के लिए बात करेंगे, तो एन बराबर में आ जाएगी आपका 2। तो ई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 13.6 2 का होल स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 का डिवाइड इससे करो, कितनी आ जाएगी ई टू की वैल्यू? तो ई टू की वैल्यू आ जाएगी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3.4 आ जाएगी मेरे हिसाब से, 3.4 आ जाएगी। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, तो एन बराबर 3, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर 9, तो ई थ्री की वैल्यू आ जाएगी 9, 9 का भाग इसमें देंगे तो 13.6 होल स्क्वायर में यहीं पर भी कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का 13.6 अपॉन में 9। इसका इससे कर लेना, 9 एकन 9, 9 एकन 9, कितना बचा? 4 बचा, तो 1.5 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो आप 1.5 आ गई या 1.51 भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये हो गई तीसरे के लिए, तीसरे के लिए। उसके बाद चौथे के लिए निकालें आप, डायरेक्ट चौथे के लिए निकाल लेना, एन बराबर में 4 रख लेना, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे हम,
तो टोटल E4 बराबर में माइनस का 13.6, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, तो ये होता है 0.85 माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा स्तर खींचने इसके लिए। ऊर्जा स्तर खींचने के लिए समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये चल रहा है, इसकी सांसें चल रही हैं, ठीक है। इसकी भी एक स्पीड होती है, मतलब इसकी भी एक क्षमता होती है कब तक ये चल सके। ये चार्ज नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये टॉपिक हमें क्या कराना है, फाउंड आउट कराना है, ठीक है। अब देखो, ऊर्जा स्तर खींचूंगा मैं आपके लिए। देखो, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लिया ऊर्जा E1, E2, E3, E4, E5। यदि E5 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो आएगी माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो, तो देखो, पहले ऊर्जा स्तर के लिए वैल्यू कितनी आई थी, 13.6। दूसरे के लिए कितनी आई थी, 3.4। तीसरे के लिए कितनी आई थी, माइनस का 1.51। चौथे के लिए 0.85 और पांचवें के लिए माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, जैसे जैसे हमने मान बढ़ाया, जैसे जैसे उसकी वैल्यू कितनी आई थी, बढ़ती गई, उसके बाद घटती गई। देखो, माइनस का 13.6, उससे कम कितना है, उससे कम E2 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 3.6, घटती गई। तो सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचेगा। बड़ा, देखो पहले बड़ा है कि नहीं है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे कम। ये होता है E5 के लिए, ये N4 के लिए, ये N3 के लिए, ये N2 के लिए, ये N1 के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमने मान रखते गए तो वैल्यू छोटी आती गई, डिक्रीज करती गई वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। देखो, आप देख सकते हैं 13.6, उसके बाद 3.4, उसके बाद माइनस का 1.51, उसके बाद देखो माइनस का 1.51, उसके बाद 0.85। तो ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती गई। उसके बाद आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी डिस्टेंस ज़्यादा, इसकी डिस्टेंस कम है, उसकी इसकी डिस्टेंस कम है, उसकी डिस्टेंस क्या है, कम है। डिस्टेंस बोले तो दूरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको अगला टॉपिक देकर जाऊंगा, बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल होता क्या है, चल रहा है अभी तो। बोर मॉडल की कमियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आएंगी 100%, 101% आएंगी। तो देखो, बोर मॉडल की कमियां मैं बता रहा हूँ। बोर मॉडल क्या कह रहा था, बोर मॉडल ने सबसे पहले कहा था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखो, मैं बोर मॉडल की कमी बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले बोर मॉडल क्या होता है, देखो बोर मॉडल ने क्या कहा था। बोर मॉडल ने सबसे पहले पॉइंट कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में ना चक्कर लगाकर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। उसके बाद बोर मॉडल ने ये कहा था, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जैसे बोले तो, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम आदि। यानी बोर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के लिए लागू होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बोर मॉडल स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या करता है, सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर ना लगाकर दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। उसके बाद ये कहा था बोर मॉडल ने, बोर मॉडल के अनुसार कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। दोबारा से एक और बार सुन लो, बोर मॉडल की कमियां 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने ये याद कर ली तो 2003 से नंबर आपके बाजुओं में रहेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था, बोर मॉडल एक लिखित परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के लिए लागू होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहा था, बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या करता है। थर्ड पॉइंट, बोर मॉडल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर ना लगाकर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा था कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का यानी स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता। ये है फोर्थ पॉइंट, बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लासेज में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।